हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा मापी गैल्वेनोमीटर के अंतर्गत चल कुंडल धारा मापी। तो आज हम लोग चल कुंडल धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका काम क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि क्या है और फिर धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता के बारे में सीखेंगे। तो आज एक छोटा सा केवल वीडियो है आज, इसके बाद फिर हम लोग इसका रूपांतरण देखेंगे कि धारा मापी को कैसे वोल्ट मीटर और एमीटर में रूपांतरित किया जाता है। उसके आधारित देखो सवाल, यहाँ से सवाल अक्सर आते हैं। ठीक, तो चलिए, जैसा कि इसकी संरचना का चित्र हमने बना दिया है और ये फिगर आपको जो है एनसीईआरटी के बुक में भी मिलेगा। किसमें? एनसीईआरटी के बुक में। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसमें। ये उसका टॉप व्यू है, ये इसका क्या है? टॉप व्यू। पहले हम लोग अभी इस पे आते हैं, इसके बारे में समझेंगे क्या है, लेकिन पहले हम जो है धारा मापी क्या होता है उसके अंतर्गत लिख लेते हैं। तो धारा मापी क्या होता है कि धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। मतलब छोटी से छोटी धारा अगर बह रही हो विद्युत परिपथ में तो वो धारा मापी बता देगा, मतलब डिटेक्ट कर देता है कि हाँ धारा बह रही है। छोटी से छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है और इसके द्वारा छोटी करंट मापा जा सकता है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर की करंट इसके द्वारा मापा जा सकता है। ठीक, तो धारा मापी कई टाइप के होते हैं। जैसे धारा मापी है दो तरह का, रुद्ध दोल धारा मापी होता है, प्रच्छेद धारा मापी। इसमें रुद्ध दोल धारा मापी दो टाइप का होता है, चल कुंडल धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। तो हमें चल कुंडल धारा मापी के बारे में पढ़ना है। ठीक, एनसीईआरटी में या सिलेबस में यही है। ठीक, तो पहले हम गैल्वेनोमीटर के बारे में लिख लेते हैं। तो क्या होता है? तो धारा मापी एक ऐसा यंत्र है, लिखेंगे धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने तथा अल्प धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा को अल्प धारा मतलब है कि मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर है, को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये धारा मापी है, ये दो प्रकार का होता है। ये क्या है? यह दो प्रकार का होता है। तो हमें जो परीक्षा में जिस तरह पूछेगा वही लिखना है। जैसे कि पहला जो होता है रुद्ध दोल धारा मापी, रुद्ध दोल धारा मापी। दूसरा होता है प्रच्छेद धारा मापी। अब रुद्ध दोल धारा मापी दो प्रकार का होता है। धारा मापी दो प्रकार का होता है। जैसे कि पहला है चल कुंडल धारा मापी, इसको हमें पढ़ना है। चल कुंडल
धारामापी और दूसरा है चल चुंबक धारा मापी। तो चल कुंडल पढ़ना है और चल चुंबक, जिसमें हमें चल कुंडल धारा मापी मतलब है कि यहाँ पे चुंबक अस्थायी होता है, उसके अंदर कुंडली घूमती है, आयताकार कुंडली लिया जाता है, इसमें आयताकार कुंडली है। और चल चुंबक में कुंडली स्थिर होती है और चुंबक उसके चारों ओर घूमता है। ठीक, तो हमें पढ़ना है चल कुंडल धारा मापी। हमें क्या पढ़ना है? चल कुंडल धारा मापी। ठीक, तो हमें पढ़ना है चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी। ठीक, यहाँ पे एक चीज हमें लिखना चाहिए था, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र और संकेतक है। तो हमको जो है चल कुंडली धारा मापी पढ़ना है। ठीक, यहाँ चल कुंडली, कुंडल लिख दिया हमने, कुंडली रहेगा, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, या उसी को अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक, तो ये तो अभी संरचना है, इसके बारे में, इसकी कार्यविधि के बारे में लिखा जाएगा। तो ये धारा मापी के बारे में है, क्या होता है, कितने प्रकार का, और हमें क्या पढ़ना है, चल कुंडल धारा मापी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिगर का एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले इसका ले लीजिए। हमने इसको पहले ही से बना दिया है, बनाने में टाइम लगता है, इसलिए पहले ही से बना दिया, केवल समझाना है क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे चल कुंडल धारा मापी। ठीक, में मतलब इसका सिद्धांत क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे ये काम करता है। चल कुंडल धारा मापी वर्क करता है, तो प्रिंसिपल क्या वर्क करने का, थ्योरी, किस थ्योरी पे काम करता है। ठीक, ठीक, तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। तो ये मतलब इसका सिद्धांत जो होता है वो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो यानी वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। दूसरी चीज जो मेन बात है ये है कि जब किसी कुंडली को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है। मतलब जिसके कारण कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है घूर्णन गति करने लगती है। ठीक, तो ये इसका सिद्धांत है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पे घूमने के लिए स्वतंत्र अगर कुंडली को रख दिया जाए तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जो कुंडली को
घूर्णन गति प्रदान करता है, मतलब उसके अक्ष के प्रति घुमाने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये उसका प्रिंसिपल है। ठीक, कि हम अभी पीछे पढ़ भी चुके हैं कि कुंडली पे जो बल आघूर्ण है वो NIA B sin थीटा होता है, जहाँ N कुंडली में फेरों की संख्या, I उसमें बहने वाली करंट है, I उसमें बहने वाली क्या है, करंट है, और N कुंडली में फेरे हैं, और A जो है कुंडली के आयताकार कुंडली का एरिया है, और B बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा जो है कुंडली के तल पर लंब, यानी कुंडली के तल पर लंब, लंब का मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो थीटा कुंडली पर खींचे गए लंब, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ठीक, तो अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि इसका सिद्धांत वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है या आधारित होता है। जब कोई आयताकार धारावाही कुंडली, जब कोई आयताकार धारावाही कुंडली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, के बीच या रखी जाती है, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूर्णन गति प्रदान करता है या घुमाने का प्रयत्न करता है, घूर्णन गति प्रदान करता है। ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अब हम लोग संरचना और कार्यविधि को एक ही में लिखेंगे, संरचना, कंस्ट्रक्शन तथा कार्यविधि। ठीक, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आती है बात कंस्ट्रक्शन की, तो ये जो है चल कुंडल धारा मापी, जिसमें कुंडली जो है एक स्थायी चुंबक जो कि भीतर घूमती है, एक स्थायी चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक आयताकार कुंडली को, जिसमें N फेरे होते हैं, को घुमाया जाता है। ठीक, तो ये जो है चल कुंडल धारा मापी का टॉप व्यू है, यानी इसको ऊपर से देखना है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ ऊपर से देखना है। ठीक है, ऐसा NCERT में दिया हुआ, तो ये उसका टॉप पे ऐसे देखेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी, तो ये इसका टॉप व्यू है। ठीक, तो आप जो है इस सिद्धांत जो है आप इन लोग लिख लीजिए। अभी हम इसको अलग अलग टुकड़े में करके इसको समझाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। हालांकि आप परीक्षा में रट के भी जा सकते हैं इस तरह का फिगर। हमने ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चूँकि कई ठो होती हैं, तो हमने कुछ खास दिखाया है, 4 ठो आई 4 ठो। जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चुंबक की N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव पे जाके मिलती हैं, और चुंबक के अंदर जो होती है S से N की तरफ होती है और बाहर N से S की तरफ एक क्लोज लूप बनाती है। हालांकि हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह का इनका टॉप व्यू फिगर है। NCERT बुक में खासकर ऐसा ही दिया है, कुछ हमने परिवर्तन किया है ये। ठीक,
तो इसमें क्या क्या होता है उसे समझाया जाए कि इसमें होता क्या क्या। ठीक, तो पहली बात तो इसमें क्या है, एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें n फेरे होते हैं। ठीक, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस इतने का। ये तो मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट के साथ आएगा तो इसको एक ही बार ध्यान देना है। ठीक, अब हमको इसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिखना है। आप बाद में पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, इसको कॉपी पे बना सकते हैं। इस तरह का फिगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छा डायग्राम के रहेगा तो अच्छा नंबर, फुल मार्क मिल सकता है। ठीक, देखिए इसमें जो संरचना और कार्यविधि में क्या है, पहले हम लोग संरचना पढ़ते हैं, कार्यविधि धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। संरचना में क्या होता है, इसका टॉप भी होता है कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, n फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, मतलब ऐसे ये आयताकार कुंडली होती है। इस तरह से। ठीक, ये सारे आकार जो है बराबर होते हैं। ठीक, एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक, ठीक इसके भीतर एक सिलेंड्रिकल नर्म लोहे की, आयरन की जो होती है, नर्म लोहे की क्रूड रखी होती है, नर्म लोहे। एक तो आयताकार होती है, देखिए ये वाला जो सिरा है ना, मतलब ये जैसे कि ये है, तो ये जो है आयरन की कोर है, नर्म लोहे की कोर है, और इसी के ऊपर तार के ऐसे फेरे लपेटे गए, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आयताकार ऐसे गया है, फिर ऐसे नीचे गया, फिर इधर, फिर ऐसे, मतलब ऐसे फेरे। देखिए ये टॉप भी है ना, ऐसे फेरे लपेटे गए, और वो जो कुंडली है वो इस तरह की है, आयताकार टाइप की बनेगी, ऐसे। ठीक, ऐसे, और उसमें जो है सिलेंड्रिकल, मतलब इस तरह का एक नर्म लोहे की क्रोड रख दी जाती है। ठीक, तो नर्म लोहे की क्रोड क्यों रखी जाती है? नर्म लोहा जो एक ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसका काम होता है कि ये अपने जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है, रिसीव करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करके अपने अंदर से होकर जाने देता है। इसका एक काम है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रबलता से अट्रैक्ट करके अपने अंदर से होकर के गुजरने देता है, अपने अंदर से होकर क्या करता है, गुजरने देता है। दूसरी चीज़ ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी प्रबलता को बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। इसका दो वर्क होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है और उनकी तीव्रता, उसकी शक्ति को बढ़ा भी देता है, क्योंकि ये प्रबल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर इसको रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सघन हो जाती हैं, इसके अंदर से जानती हैं और तीव्र हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ जाता है। ठीक, तो ये जो है, ये राउंड जो दिखाया गया है वो असल में टॉप का, सामने का होता है ऐसे, और इस पे ऐसे लपेटी गई होती है। और ये जो वायर होता है, वायर ये कवर्ड होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है। ऐसा नहीं कि ये नंगा तार होता है, कवरलेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये छिला रहेगा तो तार सटा सटा होते हैं ना, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, तो मामला बढ़ जाएगा, करंट अचानक बढ़ सकती है और ये जल सकता है। जो हमारा ये धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर, जल सकता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद मतलब जैसे कि ये होता है, ये इस तरह समझ लीजिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, और इसके ऊपर जो है इस तरह से फेरे लपेटे जाते हैं, इस तरह से।
इसके ऊपर ऐसे ऐसे, यानी ये जो दोनों सिरा ऐसे आता फिर ऐसे, मतलब लगभग आयताकार होता। ठीक, और कवर्ड होते हैं प्लास्टिक से। अब इसके स्प्रिंग के एक सिरे ये कुंडली का एक सिरा और दूसरा सिरा, दोनों से एक फास्फर ब्रांच या क्वार्ट्स का तार स्प्रिंग होता है। सर्पिला का मतलब ऐसे, यहाँ से ऐसे स्प्रिंग तार होते हैं, और इसका यहाँ पे टर्मिनल होता है और यहाँ से एक टर्मिनल ये होता है, दूसरा टर्मिनल होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना, ये टर्मिनल है, टी के आकार का है। तो अभी क्यों इसका वायर लिया जाता है ये भी आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें धारा की या वोल्टेज की जो सेंसिटिविटी होता है बढ़ाने के लिए ही इसका फास्फर ब्रांच या क्वार्ट्स का तार लिया जाता है। देखिए ऊपर पे ये स्प्रिंग तार ऐसे दिखाया गया ना, तो ये स्प्रिंग की तरह होता है और नीचे भी स्प्रिंग की तरह होता है। तो इसका जो C होता है, अभी हमें एक आयतन नियतांक होता है जिसको टॉरशनल कांस्टेंट कहा जाता है ना। तो जस्ट अभी हम उसके बाद आते हैं क्रिया विधि में, तो बताएंगे। तो ये मान लीजिए कि क्यों इसको फास्फर लिया जाता है, वहाँ समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, दूसरी बात है कि ये स्प्रिंग क्यों लिया जाता है, मतलब नीचे भी स्प्रिंग होती है तार की, ऊपर भी स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि इसलिए होता है कि इस पॉइंटर को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के, इस पॉइंटर को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे इसमें करंट गई, कुंडली घूमी, ये कुंडली से ही ये पॉइंटर लगा होता है। किससे लगा होता है, कुंडली से या स्प्रिंग से लगा होता है। तो कुंडली घूमी, उसके साथ साथ पॉइंटर भी घूमता है, तो वो करंट की वैल्यू बताता है। लेकिन जैसे ही करंट ख़त्म हो गई तो इसे फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए ही स्प्रिंग होता है, क्योंकि स्प्रिंग को एक बार ऐड दीजिए, मतलब आयठन कर दीजिए, छोड़िए तो फिर वापस आ गया। तो संकेतक यहाँ आ गया, फिर उससे करंट जीरो हो गई, मतलब करंट बहना बंद। तो स्प्रिंग इसको क्या करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग नीचे भी स्प्रिंग टाइप का रहता है, ताकि इस पॉइंटर को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला दिया जाए। कब, जब इसमें करंट ना बहे। ठीक, तो स्प्रिंग क्या करती है, तो जैसे कुंडली घूमती है तो उसके साथ स्प्रिंग भी घूमती है, कुंडली के साथ साथ स्प्रिंग भी घूमती है, पॉइंटर भी घूमता है। अब हमको क्या करना है, करंट का मान हटा देना, आप इसको यूज में नहीं लेना, तो करंट जीरो हो गई। जीरो होते ही क्या करना है कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को घुमाएंगे तो पॉइंटर यहाँ आएगा, करंट बहती रहेगी, बताएगा। होता क्या है कि जब हम स्प्रिंग को घुमाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक प्रत्यानयन यानी विपरीत आयठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अभी हमने कुंडली को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, इसमें जैसे ही करंट आती है इस पर बल आघूर्ण लगता है, कुंडली को उसके अक्ष पे घुमा देता। उस कुंडली से ये पॉइंटर और स्प्रिंग जुड़ा होता है। ये स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग नीचे नहीं दिखाते हैं, शायद एक ही डायरेक्शन में जुड़ी रहती है या दोनों डायरेक्शन में रख देंगे। तो स्प्रिंग भी उसके साथ साथ घूमती है कुंडली के। तो स्प्रिंग के भीतर यानी तार में आयठन होता है, तो उसके अंदर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण यानी आयठन वाला, ट्विस्ट करने वाला आयठन वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, मतलब रीस्टोरिंग कपल उत्पन्न हो जाता है। टार्क, रिस्टोरिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है, सॉरी कपल नहीं, टार्क, जो क्या होता है कुंडली के घूमने का विरोध करता है। तो एक सीमा में क्या होती है कि इसके आयठन का प्रत्यानयन बल और कुंडली पे जो करंट विद्युत क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आघूर्ण लग रहा है, दोनों
इक्वल हो जाते हैं यानी बैलेंस पोजीशन पे आ जाते हैं तो ये कुंडली घूमना बंद हो जाती है और संकेतक वहीं जा कर के रुक जाता है। संकेतक क्या करता है, वहाँ जाके रुक जाता है। अब कुंडली अपने तनाव पोजीशन में रहती है उसमें, ठीक। और जैसे ही धारा बंद करते हैं कुंडली का जो प्रत्यानयन बल वो भी जीरो हो जाता है इस कुंडली का, इसका जीरो नहीं होता है। इसके बाद वो छट से घूम करके वापस आ जाती है तो संकेतक भी यहाँ पे पर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक। तो एक कुंडली आयताकार होती है कई फेरों वाली, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र रेखाओं को अपने से होकर जाने देता है, उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी प्रबलता को बढ़ा देता है, ठीक। और इस कुंडली के दोनों सिरों से, एक निचले सिरे से एक ऊपरी सिरे से फास्फर ब्रांच क्वार्ट्ज का महीन तार होता है, पतला फाइन वायर होता है। और उसके टॉप पे नीचे दोनों ऊपर जो होते हैं कुंडली के स्प्रिंग नुमा होता है। तार कैसा होता है, स्प्रिंग टाइप का होता है। वो इसलिए कि संकेतक को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए, जब करंट उसमें ना बहे तो संकेतक ओरिजिनल पोजीशन पर लाए। तो जैसे ही इसमें करंट आती है कुंडली पे, क्या होता है उसका सिद्धांत, तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, कुंडली को घुमाता है। तो उसके साथ साथ स्प्रिंग भी घूमती है, उसके साथ साथ क्या होती है, स्प्रिंग घूमती है। स्प्रिंग से संकेतक बंधा होता है और वो संकेतक भी घूमता है। जितना अधिक करंट होगी उतना अधिक बल आघूर्ण लगेगा और उतना अधिक स्प्रिंग और ट्विस्ट होगी और संकेतक उतने अधिक जाएगा, मतलब उतना करंट बताएगा, है ना। इसके बाद वो तब तक जाएगा जब तक कि स्प्रिंग जैसे हम घुमाते हैं तो आप स्प्रिंग को घुमाइए 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 तो एक समय ऐसा आएगा स्प्रिंग नहीं घूमेगी, एक समय स्प्रिंग नहीं घूमेगी। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक वापस लाने वाला बल आघूर्ण, जिसको ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, हमारे बल आघूर्ण जो हम लगा रहे हैं उसके बराबर हो जाता है। आप कोशिश करें तो नहीं घूमेगी, ठीक। तब जाके वहीं संकेतक रुक जाता है, ठीक। अभी ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण का फार्मूला भी देखेंगे क्या होता है। फिर जैसे ही करंट जो है वापस आती है तो ये वाला तो जीरो हो जाता है बल आघूर्ण, कुंडली वाला। ये जो अपने तनाव पोजीशन पर रहता है तो इसको जो बैलेंस किया रहता है कुंडली वाला वो हट जाता है। फिर स्प्रिंग क्या घूम करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आती है तो संकेतक भी घूम के अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे त्रिज्य, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब रेडियल क्यों लिया जाता है। वैसे जब इस पे n फेरे हैं, जब करंट जाती है तो इस पे जो बल आघूर्ण लगता है इसकी एरिया ए है, कुंडली की एरिया ए है, करंट आई बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, ये बी चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा ये बल आघूर्ण लगता है, ठीक। ये बल आघूर्ण लगता है कुंडली पर, उसको घुमाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बी भी फिक्स होता है और ये भी फिक्स होता है, करंट भी फिक्स जा रही है, यानी फेरो संख्या का टाउ साइन थीटा पर भी निर्भर करने लगता है, ठीक है ना। साइन थीटा क्या है, जो कुंडली होती है आयताकार, इस पे जो लंब होता है, इस पे जो लंब होता है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बीच का कोण होता है, उसके बीच का कोण जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि जो विक्षेप होता है उसको हम लोग फाई से दिखाएंगे। वो करंट जो होगी, जो डिफ्लेक्शन है, वो करंट जो है डिफ्लेक्शन के समानुपाती होना चाहिए। मतलब जितना अधिक करंट होगी उतना अधिक डिफ्लेक्शन होगा, तो उतना अधिक ये बताएगा मान। लास्ट में हम प्रूफ करेंगे ये, ठीक। लेकिन हम देखेंगे कि साइन थीटा जो आई होती है वो साइन थीटा के ऊपर भी निर्भर करने लगती है। किसके ऊपर, एक साइन थीटा।
किसके ऊपर निर्भर करने लगती है? साइन थीटा के ऊपर। मतलब चाहे उसके समानुपाती होगी, चाहे उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगी, लेकिन एक टर्म भी इसके ऊपर निर्भर करता है। 2 टर्मों पे निर्भर करने लगेगी। अभी पीछे आगे आएगा, हम यहीं बता दे रहे हैं, आगे आएगा तो और समझ में आएगा। तो इस साइन थीटा को हटाने के लिए ही त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है। कैसे? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुंडली पे तल के लंबवत हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो आयताकार कुंडली है उस पे खींचे गए लंब के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, जब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो जानते हैं कि साइन 90 का मान हमेशा 1 होता है, तो ये टर्म गायब हो गया, तो ये हट गया। ठीक, तो आई अकेले जो है फाई के समानुपाती होगी। मतलब स्प्रिंग कितना घूमेगी, ट्विस्ट होगी, उतना संकेतक घूमेगा, वो करंट का मान दे देगा। जितना अधिक करंट उतना डिफ्लेक्शन, उतने संकेतक घूमेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा के टर्म को घटाना है, ठीक ना। तो इसलिए ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है जहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री, मतलब कुंडली पर खींचा गया लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और होता भी है। वो भी आगे देख लेते हैं। जो होता क्या है कि एक होता है कमानी, जिसको स्प्रिंग कहा जाता है, और एक होता है स्प्रिंग के अंदर भी जो है प्रत्यानयन बल आघूर्ण ऐंठन होता है, जो C5 के बराबर होता है, जहाँ पे C जो है वो ऐंठन नियतांक है। स्प्रिंग का क्या है? ऐंठन नियतांक है। ठीक, फाई क्या है? स्प्रिंग के घूमने का कोण, अपने अक्ष से वो कितनी घूमी, ट्विस्ट एंगल है ना। तो C की जो डिफिनीशन होती है वो 1 डिग्री में जो इतना स्टोर होता है स्प्रिंग में, प्रत्यानयन बल आघूर्ण जितना स्टोर होता है उसी को C कहा जाता है। यानी कि स्प्रिंग के 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में स्प्रिंग के भीतर जो अपोजिट प्रत्यानयन बल, ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो उत्पन्न होता है या जो जमा होता है उसी को C कहा जाता है। ठीक, जैसे 2 डिग्री पे कितना होगा तो 2C होगा, 3 डिग्री पे कितना होगा तो 3। अगर 5 डिग्री स्प्रिंग घूम जाए तो कितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा, और यही उस पे लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होता है, यानी IAB। ठीक, अब दोनों को कर देते हैं इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ साइन थीटा भी, यानी ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मान, तो NIAB साइन थीटा C5, यहाँ से I बराबर हो जाएगा C/NAB पाई बटे साइन थीटा। तो हमने कहा था ना करंट 2 चीज़ पे निर्भर करे, तो इसको हटाने के लिए ही त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है। उसमें कुंडली पर लंब जो चुंबकीय आघूर्ण की भी डायरेक्शन होती है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। वो भी देख लेते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे, अभी तो समझ रहे हैं। अब यहीं पर देख लीजिए कि जैसे ये है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आया है, और इस तरह से आया तो इधर निकल गया, ऐसे आया तो इधर निकल गया, ऐसे आया तो इधर निकल गया। हालांकि क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं रियलिटी में ऐसे होती हैं। यहाँ से निकलती हैं तो ऐसे जाती हैं। ठीक, ऐसे ऐसे जाती हैं, मतलब यहाँ से निकलती हैं ऐसे, तो किनारे पे मुड़ती जाती हैं।
है ना। लेकिन अगर हम इसको बीच से मिटा दें और हम लोहे का वो रख दें, नरम लोहे की टूट रख दें ऐसे, तो लगता है कि ये वाली करंट यहाँ से प्रवेश किया तो यहाँ से निकला, ये वाली यहाँ से प्रवेश किया तो यहाँ से निकला, ठीक। ये वाली यहाँ से प्रवेश किया तो यहाँ से निकला, ये वाली यहाँ से प्रवेश कर रही है तो यहाँ से निकला, जैसे इसमें। हालांकि ये ऐसे रहती है, लेकिन ये मैग्नेटिक, ये सिलेंडर का आयरन रख देने से वो अपने वो अट्रैक्ट करके सब कुछ अंदर से गुजरने देता है, ठीक। ऐसा होता है। अब क्या है कि मान लीजिए कि कुंडली पे तार ऐसे लपेटा गया है, तो देखिए इसमें क्या है, कुंडली जो है इस तरह ऐसे लपेटा गया है, इस तरह। तो कुंडली आयताकार होती है, ऐसे ऐसे आयताकार है। तो देखिए कुंडली पे लंब इस तरह से है, तो इस पे जो कुंडली पे जो लंब होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और चुंबकीय छेद की डायरेक्शन किधर है, देखिए ये इस पे लंबवत है। और कौन सी हम छेद रेखाएं देंगे, जो तार से होकर जाएगी। देखिए जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है, तार में उत्पन्न होता है। करंट किससे होकर जाना चाहिए, तार से। करंट तो तार में जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे होकर जाना चाहिए, जो तार है, जो क्या है, तार है। तो तार के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी उसके वजह से तार में एक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। इसको हम लोग ILB sin थीटा कह सकते हैं, अगर तार की लंबाई L है। तो जो करंट I बह रहे, तार की लंबाई L है, और B जो तार से होकर जाता हो, जैसे कि ये तार है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर जाती है तार से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड काउंट किया जाता है जो तार के अंदर से होके जाती है। बाकी तो लूप के अंदर से क्रॉस कर जाती है। देखिए ये लूप के अंदर से क्रॉस कर गए, ये लूप के अंदर से, ये लूप के अंदर से। तो जो लूप के अंदर से क्रॉस करके जाएगी वो, उसके कारण से इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं होगा। कौन बल आघूर्ण के लिए जिम्मेदार होता है, जो क्षेत्र रेखाएं तार से होकर जाती हैं, ठीक। तो देखिए तार से होकर ये जा रही हैं तो क्षेत्र रेखाएं ऐसे, और कुंडली ऐसे है तो उस पर लंब ऐसे हुआ तो यहाँ 90 डिग्री बना। कोई और पोजीशन ले सकते हैं। अब जैसे चलिए पोजीशन इधर से ले लीजिए, तार ऐसे लपेटा हुआ, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तार से होकर गुजर रही है, और ये आयताकार है तो इसके लंब किस डायरेक्शन में होगा, तब भी 90 डिग्री। मतलब हर केस में बाकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो लूप के अंदर से चली जाएंगी, उसका लिए कोई प्रभाव नहीं। जो तार से होकर जाएगी, तार में से होकर जाएगी, वो प्रभावी होता है। जो तार में से होकर जाती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रभावी होती है, बाकी प्रभावी नहीं होती है। इसीलिए इस चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुंडली पर लंब हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए जो टाउ मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, NIAB, ठीक। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिया जाता है, तो ये भी वहाँ पे एक आएगा, आंसर लिखेंगे लास्ट में हम लिख देंगे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कुंडली पर तल पर लंब दोनों के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। और जब परस्पर लंबवत होते हैं तो मैक्सिमम बल आघूर्ण लगता है। कैसा लगता है, बल मैक्सिमम आघूर्ण लगता है। और करंट, जो करंट इसमें बहती है वो सिर्फ फाई पे
डिपेंड करे और ये वाला फैक्टर हट जाए, नहीं तो दोनों पे डिपेंड करने लगेगी तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना। ये कुछ और ये कुछ और, तो ये संकेतक सही नहीं बताएगा। किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करे तो वो ज़्यादा अच्छा। ठीक, चलिए अब इसके चल कुंडल धारा मापी की क्या बात है, और स्प्रिंग क्यों लेते हैं, तार को स्प्रिंग क्यों करते हैं। स्प्रिंग इसलिए लिया जाता है कि करंट अगर धारा मापी में ना बह रही हो तो वो घूमकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसलिए जो सिरे होते हैं कुंडली से जो तार निकले होते हैं वो स्प्रिंग टाइप के होते हैं, यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल आयरन की कोर है उसके ऊपर और नीचे जो तार होते हैं वो स्प्रिंग टाइप के होते हैं, और उसी से हमारा संकेतक बंधा होता है, या उससे बांधिए या तो कुंडली से, तो वो स्प्रिंग से ही बंधा होता है। स्प्रिंग जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे संकेतक इधर आता है ना। इसे बंधा होता है संकेतक कुंडली से। तो चलिए अब एक बार फिर इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। चलिए लिख लेते हैं संरचना का कार्य विधि। लिखेंगे कि चल कुंडल धारा मापी में चल संरचना तथा कार्य विधि, कार्य विधि। अब हम फिगर मिटा देंगे क्योंकि हमने समझा दिया। और यहाँ पर भी देखिए कि ये क्षेत्र रेखाएं, ये दोनों जो इसके तार में से होकर जा रहे हैं यही बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे इसमें। और देखिए ये इस पे कुंडली पे लंब इस तरह पड़ेगा और इसके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि चुंबकीय बल किस पे लगता है, तार पे। तार में ही करंट बह रही है तो तार से ही विद्युत क्षेत्र भी गुजरना चाहिए, तार से होकर। तो लिखेंगे कि चल कुंडल धारा मापी में, चल कुंडली धारा मापी में किसी एक समान तो चल कुंडल धारा मापी में एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए या घूमने के लिए, घूर्णन करने के लिए, किसी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है। n फेरों वाली कह दीजिए, अनेक मतलब n फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है जिसका क्षेत्रफल जो है वेक्टर फॉर्म में होता है फिजिक्स में, जिसका क्षेत्रफल ए होता है। ठीक, आयताकार कुंडली होती है जिसका क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल वाली, n फेरों वाली व ए क्षेत्रफल वाली, n फेरों वाली तथा ए क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल वाली एक आयताकार कुंडली होती है। n फेरों वाली तथा ए क्षेत्रफल वाली एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक ना, एक आयताकार
कुंडली होती है। इस कुंडली के भीतर एक बेलनाकार नर्म लोहे की कोर रखी होती है ना। इस कुंडली के भीतर एक बेलनाकार नर्म लोहे की रोड रखी होती है। रोड रखी होती है, नर्म लोहे की करोड़ होती है। नर्म लोहे की करोड़ लेने से, नर्म लोहे की करोड़ लेने का कारण यह है कि यह होता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को है कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आकर्षित कर अपने अंदर से गुजरने देता है तथा चुंबकीय क्षेत्र को की प्रबलता बढ़ा देता है। ये काम करता है। ठीक, अब लिखेंगे कि अब देखो फास्फर ब्रांज या क्वार्ट्ज का तार क्यों लिया जाता है, यह भी लास्ट में समझ में आएगा, है ना। क्यों लिया जाता है? धारा की सेंसिटिविटी या वोल्टेज की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो आकर्षित कर अपने अंदर गुजरने देता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा देता है। ठीक, कुंडली के दोनों सिरों से के एक स्प्रिंग नुमा तार लेते हैं। कुंडली से एक संकेतक, कुंडली जो है एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखी होती है ना। इसे और भी अगर इसका बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं इसके बारे में कि कुंडली जो है एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखी होती है और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लेने का रीजन है वो भी लिखा जाएगा। या कह सकते हैं कि कुंडली के दोनों सिरों से एक स्प्रिंग के आकार का, मतलब सर्पिलाकार स्प्रिंग के आकार का फास्फर ब्रांज या क्वार्ट्ज का तार जुड़े होते हैं और कुंडली से संकेतक जुड़ा होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि कुंडली के दोनों सिरों से स्प्रिंग नुमा फास्फर ब्रांज या क्वार्ट्ज का तार होता है, जुड़ा होता है और कुंडली से एक संकेतक लगा होता है। ठीक, आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं या इतना भी बहुत काफ़ी है क्योंकि फिगर ही अपने आप में काफ़ी है। यहाँ लिख सकते हैं कि कुंडली के दोनों सिरे जो होते हैं सिरे एक स्प्रिंग नुमा फास्फर ब्रांज या फास्फर एक मटेरियल है जिसका आयतन नियतांक कम होता है। फास्फर ब्रांज जिसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, क्या कहते हैं, वो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इलास्टिक होता है। फास्फर ब्रांज या
क्वार्ट्ज के तार से जुड़े होते हैं और कुंडली से संकेतक लगा होता है। धारा का मापन करने के लिए धारा का मापन करने के लिए कुंडली से एक संकेतक जुड़ा होता है। अभी क्यों स्प्रिंग नुमा ली जाती है लास्ट में लिख देंगे, ठीक। अब आगे वाली बात है कि यहाँ त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, है ना। तो अब तो हम इसको मिटा सकते हैं क्योंकि हमने अब इसको बना के समझा दिया। आपका 2 बार स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसको मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं कि जब करंट जो होती है, यानी कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिखेंगे कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में विद्युत धारा आई मान लेते हैं, अभी लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी लिख सकते थे कि कुंडली जो है बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखी होती है, चुंबक के भीतर रखी होती है। ये भी लिख सकते हैं कि कुंडली, यहाँ एक लाइन जोड़ सकते हैं कि कुंडली बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखी होती है ना। चाहे तो लिख सकते हैं। कुंडली जो है बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखी होती है। अब इसमें लिखेंगे कि जब कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर क्या लगता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण टाउ कार्य करने लगता है ना। तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण टाउ कार्य करने लगता है। लगता है तो एक बल आघूर्ण टाउ कार्य करने लगता है। तो टाउ बराबर यहाँ पे क्या होता है, टाउ बराबर होता है NIAB, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। किसके कारण होता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि थीटा की वैल्यू हमेशा 90, मैग्नेटिक फील्ड और कुंडली पे लंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सवाल भी आता है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिया जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड और कुंडली पे लंब हमेशा परपेंडिकुलर रहे, ताकि कुंडली पर मैक्सिमम बल आघूर्ण लग सके। ठीक ना।
और यह चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है कुंडली में घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। हम लिखेंगे कि यह चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है कुंडली में घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, यानी कि कुंडली को अपने अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है ना, जिसके फलस्वरूप कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है। ठीक ना। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कुंडली अपने अक्ष पर अब घूमने लगती है, उसके साथ जो तार स्प्रिंग होती है वो भी घूमने लगता है, तार में ऐंठन होने लगती है, और जो संकेतक होता है वो भी घूमने लगता है। ठीक, घूर्णन करने लगती है, घूमने लगती है। अब कुंडली से जुड़ी एक स्प्रिंग होती है ना। अब कुंडली से जुड़ी स्प्रिंग भी घूमने लगती है, जिसमें एक ऐंठन होने लगता है। तो ऐंठन के कारण उसमें एक उसके विपरीत ये जो बल आघूर्ण होता है ना, जो इसको घुमा रहा है, इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, स्प्रिंग के भीतर जमा हो जाता है, जो इसका विरोध करता है। और धीरे 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 क्या होता है कि स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है वो इसके बराबर हो जाता है। तो जब बराबर हो जाता है तब वो कुंडली घूमना बंद हो जाती है और संकेतक वहीं जाकर के रुक जाता है। और जहाँ जाके रुक जाता है वो पैमाना देख करके हम बता देते हैं करंट कितनी, क्योंकि वो पैमाना जो है एम्पियर में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो पैमाना क्या होता है, एम्पियर में कन्वर्ट होता है। अब लिखेंगे कि कुंडली से जुड़ी स्प्रिंग में है ना, स्प्रिंग तार जो है जिससे करंट आ रही है वो स्प्रिंग टाइप है। अतः यहाँ पे लिखेंगे कि कुंडली से जुड़ी स्प्रिंग कहिए या स्प्रिंग में ऐंठन होने लगती है, मतलब स्प्रिंग हो जिसको कमानी कहा जाता है। उस फिगर में क्या नाम है, एनसीईआरटी के बुक में एसपी से निर्देशित, एसपी मतलब स्प्रिंग कमानी जिसको कहा जाता है। तो कुंडली से जुड़ी कमानी में कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली जो स्प्रिंग भी अपने अक्ष पर घूम जाती है ना, में ऐंठन होने लगती है। क्या है कि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है, तो कुंडली से जुड़ी स्प्रिंग में भी ऐंठन होने लगती है, या वो भी अपने अक्ष पर घूम जाती है ना। कुंडली से जुड़ी स्प्रिंग में भी कुंडली के घूर्णन के कारण, ऐसे लिख सकते हैं कि कुंडली के घूर्णन के कारण स्प्रिंग भी घूम जाती है, यानी स्प्रिंग में भी ऐंठन होने लगता है ना। यानी कि कारण जो है स्प्रिंग भी अपने अक्ष पर घूम जाती है, घूर्णन के कारण स्प्रिंग भी अपने अक्ष पर घूम जाती है, ये लिख सकते हैं कमानी या स्प्रिंग भी अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा दें अब। तो स्प्रिंग में ऐंठन होने लगता है, ठीक। तो स्प्रिंग में ऐंठन होने के कारण
तो स्प्रिंग में ऐंठन होने के कारण स्प्रिंग में ऐंठन होने के कारण एक ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एक ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब स्प्रिंग के घूमने के कारण इसके अंदर बताया ना कि ये एक विपरीत जो है, इसके घूमने के विपरीत वापस लाने वाला एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली के घूमने का विरोध करता है, जो कुंडली के घूमने का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। जो कुंडली के घूमने का क्या करता है? विरोध करता है। अब क्या होता है, यानी कि कुंडली पे लगने वाला बल आघूर्ण जब स्प्रिंग में ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली घूमना बंद कर देती है। ठीक ना? तो यहाँ लिखेंगे कि जब कुंडली पर लगा बल आघूर्ण, जब कुंडली पर लगा बल आघूर्ण स्प्रिंग के ऐंठन बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली घूमना बंद कर देती है। तो कुंडली घूमना रुक जाता है। कुंडली का घूमना रुक जाता है। और संकेतक भी स्थिर हो जाता है। क्योंकि कुंडली से जुड़ा संकेतक भी होता है ना, वहाँ चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि जब बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूम जाती है अपने अक्ष पर, उसके साथ संकेतक भी घूम जाता है। स्प्रिंग में एक ऐंठन प्रत्यानयन बल हो जाता है जो इसको वापस लाता है। जब इसका उसके बराबर हो जाता है कुंडली घूमना बंद हो जाती है और संकेतक भी स्थिर हो जाता है। और जहाँ स्थिर हो जाता है उसकी करंट देख लेते हैं वहाँ। ठीक, मेन मकसद हमारा है कि जो करंट है वो किसके समानुपाती होते? विक्षेप। जितना अधिक विक्षेप उतना अधिक करंट। ठीक, तो कुंडली का तो बल आघूर्ण हमने पता कर लिया। अब जो है स्प्रिंग का ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होता है, तो लिखेंगे कि स्प्रिंग का जो है ऐंठन प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो होता है वो C∅ के बराबर होता है। C∅। तो जहाँ फाई क्या है वो स्प्रिंग में उत्पन्न कोणीय विक्षेप है। जहाँ फाई स्प्रिंग में उत्पन्न कोणीय विक्षेप है तथा C जो है, C को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक। C जो है स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक। मतलब 1 डिग्री ट्विस्ट करने में, स्प्रिंग के 1 डिग्री घूमने में जितना प्रत्यानयन बल आघूर्ण जमा होता है उसी को C कहा जाता है।
प्रति डिग्री, मतलब 1 डिग्री स्प्रिंग के घूमने में स्प्रिंग में जो अपोजिट वाला आघूर्ण जमा होता है उसी को सी कहा जाता है, सी, है ना। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में एन आई ए बी बराबर सी फाई, या आई बराबर क्या होता है सी बटे एन ए बी फाई। अब देखिए सी एन ए बी सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर के फाई, जिसको हम लोग धारामापी गुणांक का धारामापी नियतांक कहते हैं, जहाँ के बराबर सी एन ए बी धारामापी नियतांक। आंक या गुणांक, ठीक। तो ज़्यादातर हम लोग सी एन ए बी ही लिखेंगे, के नहीं, तो इसलिए आई यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल हो गया, यही दिखाना था। हाँ, एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि धारामापी का नियतांक गुणांक है जो धारामापी की रचना पे निर्भर करता है। यहाँ लिख सकते हैं कि जो धारामापी के रचना पर निर्भर करता है। धारामापी की रचना पर निर्भर करता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया, मतलब धारा जो है वो स्प्रिंग के जो ट्विस्ट है, विक्षेप है, उस पर समानुपात, जितना अधिक विक्षेप उतना अधिक करंट, ठीक। अब हमें 2 चीज़ और पढ़ना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता और दक्षता गुणांक। बाकी एक टॉपिक इसमें और बच जाता है और न्यूमेरिकल वो अगले वीडियो लेक्चर में। अभी हम लोग क्यों फास्फर ब्रांच या क्वार्ट्ज का जो है वायर स्प्रिंग नुमा लेते हैं वो बताएंगे, ठीक। मिटा दीजिए। अब देखिए हेडिंग है हमारी धारामापी की धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी। धारा मापी की धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता। सुग्राहिता सेंसिटिविटी से मतलब है कि सेंसिटिविटी मतलब कितना कोई सुग्राही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब है कि छोटी छोटी बात पे ज़्यादा बतंगड़ बना लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, मजाक वाली बात पे भी सेंसिटिव हो जाते हैं। नहीं कहते हैं यार तो बड़ा सेंसिटिव है, छोटी सी बात पे नाराज़ हो गया या उसका बतंगड़ बना लिया। तो मतलब है कि तुरंत रिएक्ट करना। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि थोड़ी सी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देना, उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब है कि थोड़ी सी करंट पे ज़्यादा विक्षेप, यानी करंट का मान कम हो और विक्षेप ज़्यादा, तो कहा जाता है कि वो धारा सुग्राहिता, धारामापी की धारा सुग्राहिता। मतलब थोड़ी सी करंट पर ज़्यादा बतंगड़ हो जाए, मतलब ज़्यादा विक्षेप आ जाए, तो कहा जाता है धारामापी करंट के लिए सुग्राही है, करंट सुग्राहिता है ना। कम धारा पे ज़्यादा विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो इसको परिभाषित किया गया एकांक वैद्युत धारा से, वही एकांक विद्युत धारा से, एकांक विद्युत धारा से धारामापी में होने वाले विक्षेप, धारामापी में होने वाले विक्षेप को
धारा सुग्राहिता कहते हैं। होने वाले विक्षोभ को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं और SI से प्रदर्शित करते हैं। तो डिफिनीशन से इस क्या हो जाएगा, φ/I, मतलब एकांक के लिए। देखिए धारा का मान जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतना अधिक होगी, मतलब ये विक्षेप उतना अधिक होगा। मतलब कम से कम धारा पे अधिक से अधिक डिफ्लेक्शन, यानी छोटी से छोटी बात पे कोई जो तुरंत रिएक्ट कर देता है, तुरंत नाराज हो जाए बताना, तो कहते हैं ना सेंसिटिविटी, ज़्यादा सेंसिटिव आदमी है, बात को तुरंत रिएक्ट कर देने वाला। अब यहाँ से क्या है कि SI बराबर φ/I, तो अब यहाँ पे क्या है, φ/I की वैल्यू रख देते हैं। हमारा जो यहाँ पे आया भी था, I बराबर क्या आया था, C/LAB φ, तो φ/I है तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से φ/I का मतलब हुआ कि NAB/C, तो यहाँ से SI बराबर ये भी हो गया NAB/C। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो सेंसिटिविटी है वो प्रोपोर्शनल टू N है, प्रोपोर्शनल टू A है, प्रोपोर्शनल टू B है और 1/C है। फेरों की संख्या ज़्यादा सेंसिटिव, एरिया ज़्यादा सेंसिटिव, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, लेकिन C मतलब ऐठन नियतांक जो होता है स्प्रिंग का, इसको हम लोग टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं या टॉर्सनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये ऐठन नियतांक है टॉर्सनल कांस्टेंट। तो ये अगर जितना कम होगा उतना जो है ये ज़्यादा होगा। इसीलिए जो स्प्रिंग का तार लिया जाता है जो कुंडली से ऊपर नीचे जुड़ा होता है वो फास्फर ब्रांच क्वार्ट्ज का लेयर है जो ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब उसका C कम से कम होता है और ये अधिक से अधिक होगा। ठीक ना, इसीलिए फास्फर का ब्रांच लिया जाता है। ठीक, अब इसी में चलते हैं धारा मापी की बोल्टा सुग्राहिता। ठीक ना, धारा मापी की बोल्टा सुग्राहिता। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है कि कम से कम वोल्टेज पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब एकांक वोल्टेज पे जितना विक्षेप हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं धारा मापी की बोल्टा सुग्राहिता। मतलब एकांक वोल्टा में वोल्टा से लिखेंगे कि एकांक वोल्टता से धारा मापी में होने वाले विक्षेप को धारा मापी की बोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। अब चूंकि यहीं से देख लीजिए V बराबर जो होता है वो IR होता है और यहाँ से V बराबर I की वैल्यू रख दें तो C/NAB φ R। हमें φ/B चाहिए तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा NABC/R बराबर φ/B।
जिसको एस बी से प्रदर्शित करते हैं। आर कह लीजिए, जहाँ पे ये कुंडली का क्या होता है, जो आर है वो कुंडली का क्या धारामापी का प्रतिरोध है ना, या सी कह लीजिए, जी। आर पे मतलब जी कह लीजिए, ठीक। तो लिख दीजिए जहाँ पे जी जो है धारामापी का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध, ठीक। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एस डी बराबर एन ए बी सी जी। थोड़ा सा देखिए ये इसका है ना, अलग से है, ऐसा नहीं धारामापी में मत देख लीजिएगा इसको, ठीक। तो एस बी बराबर हो जाएगा एन ए बी सी जी, या इसको आर भी कह सकते हैं। अब देखिए ये प्रतिरोध के भी व्युत्क्रमानुपाती है, तो जी कुंडली का प्रतिरोध है। लेकिन एक चीज है कि वोल्टेज अगर सुग्राह्यता बढ़ा देंगे, ये भी वोल्टेज सुग्राह्यता बढ़ा देंगे अगर, तो धारामापी की सुग्राह्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ा दें तो वोल्टेज की सुग्राह्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो खास करके सारी चीजें तो इसमें फिक्स होती हैं, ए बी सी, जी बदल सकता है, एन बदल सकता है। अगर हम धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सुग्राह्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम तो ये सारी फिक्स होता है, ये फेरे जो है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक। तो तार को दूना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध भी दूना हो जाएगा। अगर हम इसकी सुग्राह्यता बढ़ाते हैं तो फेरे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ले लीजिए, तो मतलब है कि तार जितना लंबा उसका डबल लेना पड़ेगा। जब हम 2n करेंगे तो उस तार का प्रतिरोध भी तो डबल हो जाएगा। तो 2n AB अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2G भी हो जाएगा, तो 2 से 2 करेंगे तो फिर से वही आ गया, यानी ABCG। मतलब है कि अगर हम धारा सुग्राह्यता बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की सुग्राह्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज की सुग्राह्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेरो नंबर ऑफ फेरे ज़्यादा लेंगे तो तार भी लंबा लेंगे तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे यंग बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा अगर इसको हम बढ़ाते हैं, ठीक। यानी कि धारा की सुग्राह्यता बढ़ाने से वोल्टेज सुग्राह्यता परिवर्तित रहती है। धारा की सुग्राह्यता बढ़ाने से वोल्टेज सुग्राह्यता अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। एक छोटा सा टर्म और है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद यहीं इसको समाप्त करते हैं। फिर महत्वपूर्ण टर्म आएगा जिस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और वो है धारामापी का मीटर और वोल्टमीटर में रूपांतर। चलिए, अब चलिए, ये है धारामापी का दक्षता गुणांक।
धारा मापी का दक्षता गुणांक। कहने का मतलब एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, धारा मापी में एकांक विक्षेप मतलब धारा सुग्राहिता का उल्टा होता है, यानी लिखेंगे कि धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को धारा मापी का दक्षता गुणांक। ठीक, इसे के से प्रदर्शित करते हैं या के डैश जो भी है ना, तो इसे के से प्रदर्शित करते हैं या कोई भी अक्षर ले सकते हैं, के डैश यहाँ से हो जाएगा, तो यानी कि हम के से ही प्रदर्शित करते हैं। मान लो के से तो बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया, अभी वो कांस्टेंट था, के से प्रदर्शित करते हैं या नहीं भी करते हैं, कोई अच्छा नहीं। अब तो के बराबर हो जाएगा I/5 एकांक विक्षेप, यही जो है 1/SI है, यही नहीं करते हैं, या हम इसको उलट दें C/, हो जाएगा NA। ठीक, तो यहीं पर ये वीडियो लेक्चर आप समाप्त करते हैं। अब एक दो वीडियो लेक्चर इसमें और है, एक न्यूमेरिकल के लिए NCERT का देखेंगे, हालांकि बहुत सारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हमने लगवा दिए हैं, और एक टॉपिक महत्वपूर्ण है जिस पे सवाल भी आ सकता है, वोल्टमीटर का एमीटर में धारा मापी को कैसे हम वोल्टमीटर एमीटर की तरह प्रयोग करते हैं, क्योंकि धारा मापी बहुत अल्प धारा मापता है, माइक्रो और मिली एम्पियर, बहुत कम। अगर बड़ी धारा मापना है तो हमें एमीटर बनाना होगा या वोल्टमीटर की तरह कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा का ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।